कि क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी में कुछ दिव्य शक्तियां हैं? वो जो काम करते हैं उन कामों के पीछे ऐसा लगता है कि प्रकृति खुद साजिश कर रही हो कि ऐसा कुछ ही करे। आपको देखिए, नहीं लगता? आपको बताऊं ईमानदारी से, हाँ। आपने ये क्वेश्चन किया है, मैं एक दो बार मिला था पहले। हाँ। कुछ है उनके अंदर, कैसा लगा आपको? ऐसा करंट सा तो नहीं आया कोई? तपस्वी है वो। और जहां पर भी वो जाते हैं, हम्म। आप अमेरिका भेज दो उनको, हाँ। यूरोप में भेज दो, हाँ। उनका करेज है। वो इसलिए है, कुछ न कुछ उनके पीछे है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो देवेंद्र झाझड़िया जो प्लेटफार्म पे सो के जिंदगी बिताई है, हाँ। वो देवेंद्र झाझड़िया जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो देवेंद्र झाझड़िया है जिसका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, वो देवेंद्र झाझड़िया है जो खेलों के अंदर भाला नहीं था। किसान कहते हैं बेटा पानी लेके आएगा तो तू ही लेके आएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चर्चा विद रोहित पॉडकास्ट प्रोग्राम। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मैं रोहित चायवालास आपका स्वागत करता हूं। विशेष इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ है देश की वो मशहूर शख्सियत जो पूरे विश्व भर में आज भारत का तिरंगा लहराने के बाद आज चुरू में भाजपा का झंडा लहराने जा रहे हैं। हमारे साथ है पद्मश्री देवेंद्र झाझड़िया जी, जो भले ही अपने शरीर से दिव्यांग है लेकिन अपने मन से, अपने विचारों से बड़े ही फौलादी हैं। इनके इस फौलादी विचारों की प्रशंसा ना सिर्फ समूचे विश्व और भारत ने की है, बल्कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। तो मैं स्वागत करता हूं देवेंद्र जी आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में। ये पॉडकास्ट प्रोग्राम हम चलाते हैं समाज में एक चेतना, एक शांति, आह्लाद और आनंद की स्थापना के लिए। इसी से जुड़े कुछ सवाल जो कि लोगों के भी हैं, आपके प्रशंसकों के भी हैं और कुछ हमारे भी हैं, मैं आपके समक्ष रखूंगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। जैसा हमने आपके बारे में रिसर्च की, आपके जीवन में चैलेंजेस बहुत रहे हैं। 8 वर्ष की उम्र से शुरू हुए और आज तक कंटिन्यू जारी है। और मैंने देखा, एक चीज़ मैंने ये सुना भी कि आपने साइंस तक को भी चैलेंज किया है। और सबसे बड़ी बात कि हर चैलेंज को आपने डंके की चोट पर जीता है। ये एक बहुत बड़ी बात मुझे लगी। तो क्या है ये चैलेंजेस की कहानी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 साल वाला सबको पता है, एक हाथ गंवाना पड़ा था। लेकिन तब चैलेंज की बात आती है, हाथ खोने के बाद बहुत बड़े चैलेंज थे। ग्रामीण परिवेश से था, किसान का बेटा था, संघर्ष किया। लेकिन ज़िंदगी में एक मैंने सीख लिया, जहाँ आपका संघर्ष आता है नज़दीकी कोई सफलता होती है। सही बात। तो गेम में आया। गेम में मैंने एक ही सोचा था कि मुझे अच्छा गेम करना है, और मैंने जिद करके गेम किया था कि कमज़ोर नहीं कहलाऊंगा। तो कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं कहलाने की जो जिद है, उसी ने मुझे दुनिया का चैंपियन बनाया है। बहुत बढ़िया। तो देवेंद्र जी, जो कमज़ोर नहीं कहलाने वाली बात है, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। जब 8 वर्ष पहले जब आपको अपना हाथ गंवाना पड़ा था, और वो जो दौर था, उस 8 वर्ष के बालक से लेके देवेंद्र झाझड़िया बनने तक का दौर, उस दौर में मैंने देखा बहुत तिरस्कार, बहुत अपमान सहा आपने। लेकिन जब आपने अपने टैलेंट के दम पर, अपने खेल जगत में अपनी काबिलियत के दम पर जब आपने झंडा गाड़ा, जब आपने समूचे विश्व में तिरंगा लहराया, तो वो लोग चुप हो गए, आपने उनके मुंह पे एक तमाचा मार दिया। लेकिन आज आप राजनीति में आ गए हैं, और राजनीति को कीचड़ कहा जाता है एक तरीके से, जिसमें ऐसे लोग हैं जो लोग मानवता, इंसानियत नहीं समझ पाते। आज भी मैं देख रहा हूं कि वो लोग जो 8 वर्ष के बच्चे का मजाक उड़ाते थे उस समय, आज मैं देख रहा हूं पुनः वापस से वही बातें सुनाई दे रही है कि ये तो दिव्यांग है और कैसे कर पाएंगे क्या। ये क्या बताऊं, अब जो पुरानी बात थी उसको कई लोग भूलने नहीं देते हैं। जब मैंने खेल की शुरुआत की थी तो मेरा मजाक उड़ाया गया था, ये फेंकेगा वाला, क्या करेगा ये। थोड़ा सा मैं सक्सेस हुआ तब मेरी तरफ उन्होंने देखना स्टार्ट किया। जब मैं सक्सेस हुआ
तो कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा किया है, सब पॉजिटिव बोले। तो मैं जिस दौर से निकला हूँ आज मेरा फील्ड दूसरा हो गया। काम मेरा वही है, देश के लिए काम करना। मैं सोचता हूँ मेरे देश के लिए मैं जनसेवा के तौर पे आया हूँ, क्या अच्छा काम कर सकता हूँ। लोगों की कई भावनाएं, लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे कि मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ। मेरे स्टेटमेंट भी देखेंगे आपने, मैं प्रॉपर स्टेटमेंट मेरे वही रहते हैं जो मेरे दिल में आती है, क्योंकि खिलाड़ी हूँ, झूठ नहीं बोल सकता, डिसिप्लिन में रहता हूँ। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे ऐसे बयानबाजी आती है, बोलो भैया आप ये फाइल लेके चलेगा या पेन पकड़ेगा। मतलब इतनी, कोई भी हो देश का, इतना नहीं बोलना चाहिए उनको। मैं फाइल लेके क्यों नहीं जा सकता, मैं पेन क्यों नहीं पकड़ सकता। मैंने पढ़ाई भी की है, मेरा स्पीच भी दी है मैंने। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई वीडियो भी कर देते हैं वायरल, कुछ मेरे हाथ के बारे में, ऐसा है वैसा है। अरे पहली बार ऐसा हुआ कि 7 करोड़ दिव्यांगजनों को मैं जा रहा हूँ, हर गांव में मुझे 2 से 3 दिव्यांगजन व्हील चेयर पे मिलता है, कोई हाथ नहीं है वो मिलता है। उनका मैं हौसला देखता हूँ, आंखों में पानी आ जाते हैं उनके कि पहली बार हम कहीं बाहर निकले। तो मैं पहली जीत मेरी ये मानता हूँ कि 7 करोड़ दिव्यांग जो देश के हैं वो घर से बाहर निकले हैं। पहली जीत मेरी ये है। काफ़ी मतलब ऐसे कभी कभी ऐसा नहीं लगता, बहुत बुरा लग रहा है, हताश हो गए उस बात से कि मेरी मजाक बनाई जा रही है, ऐसा कभी नहीं? हताश नहीं है, लेकिन समाज का आप क्या मैसेज दे रहे हो। मैं हताश नहीं होता, मैं इसलिए नहीं होता, ये दौर मैंने देखा है। उस दौर में जहाँ कुछ नहीं था मेरे लिए, संभावनाएं बहुत कम थी, आज बहुत फर्क है। लेकिन आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हो, वो गलत है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देवेंद्र जी, कुछ समय पहले हमने आपका एक वीडियो देखा था। आप लोकसभा अध्यक्ष जी के बुलावे पे संसद गए थे और संसद के अभिभाषण के दौरान आपने एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके दौरान आपने कहा कि भारत के हर स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर और स्पोर्ट्स के लिए एक अलग से फंड होना चाहिए। मुझे लगता है मोदी जी ने शायद वो लाइन आपकी सुन ली थी और वो सोच लिया कि इसको संसद भेजना है ताकि ये कुछ ऐसा कर सके। वो मेरा 45 मिनट का स्पीच था। हाँ। और वो सभी को, वहाँ सांसद भी थे, मिनिस्टर भी थे, मुझे एज ए खिलाड़ी के तौर पे बताया। वो प्रोग्राम ये था कि मिनिस्टर सांसद सब सीखो कि कैसे कर सकते हो आप। तो मेरे को अवसर मिला, मैं 45 मिनट बोला, तो उसमें मैंने प्रॉपर बात रखी कि कैसे भारत में हम स्पोर्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। क्योंकि भारत आज भी, भारत की आत्मा गाँव में बसती है। बिल्कुल। और गांव में आप, मेरा ये सजेशन था हर गांव में खेल मैदान हो। दूसरा मेरा ये था जो स्कूल है, कंपलसरी स्पोर्ट्स पीरियड, खेल का आवश्यक होना चाहिए। और हर स्कूल में फिजिकल टीचर जरूर होना चाहिए, योगा टीचर होना चाहिए, ताकि हम लोग काम कर सकें। हमारे अंदर सुविधाओं की कमी हो सकती है, लेकिन प्रतिभाओं की कमी नहीं है इस देश में, ये तो मैंने महसूस किया। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देवेंद्र जी, हमने अब तक कई पूज्य संतों, दिव्य संतों के पॉडकास्ट किए हैं। लगभग कई संतों से जो दिव्यता और अपनी एक अलग ही जुड़ाव रखते हैं सनातन से, हमने एक सवाल उनसे किया कि क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी में कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं। सबके जवाब बहुत ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो जो काम करते हैं, उन कामों के पीछे ऐसा लगता है कि प्रकृति खुद साजिश कर रही हो कि ऐसा कुछ ही करे। आपको नहीं लगता? मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, हाँ। आपने एक क्वेश्चन किया है। हाँ। मैं 1-2 बार मिला था पहले। हाँ। कुछ है उनके अंदर। कैसा लगा आपको? ऐसा करंट सा तो नहीं आया कोई? तपस्वी है वो, और बहुत तपस्या की है उन्होंने लाइफ में, जीवन में मेहनत भी की है। मैं जितनी बार मिलता हूँ उनसे तो मेरे रोंग खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत ही अलग टाइप से, और जहाँ पर भी वो जाते हैं
आप अमेरिका भेज दो उनको, हाँ, यूरोप में भेज दो, हाँ, उनका क्रेज है। वो इसलिए है, कुछ न कुछ उनके पीछे है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपका उनसे कुछ जुड़ाव भी बहुत अच्छा है। मैंने कई वीडियोस आपके देखे। मोदी जी आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, कई घंटों बात करते हैं, और कई बार सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की। और ये उनका प्रेम ही है कि उन्होंने 2 बार के सांसद का टिकट काट दिया यहाँ से, कि नहीं इस बार सांसद हमारे देवेंद्र जी बनेंगे। तो कभी ऐसे बातों बातों में कुछ ऐसी पर्सनल बातें नहीं हुई? कभी पूछा नहीं आपने मोदी जी क्या आगे की क्या स्क्रिप्ट है? क्योंकि हर मंच पे जाके एक बार वो बोलते हैं कि अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्या आने वाली है पिक्चर? कहीं ऐसा तो नहीं है आगे पाकिस्तान यहीं लाने वाले हैं 100 समेट के? पाकिस्तान देखिए, मोदी जी है तो मुमकिन हर चीज़। और कहीं न कहीं देखा जाए, आज पाकिस्तान के अंदर से लोग क्या कहते हैं, हाँ, भारत चाहिए हमें, भारत में जाना चाहते हैं, हम भारत में जाना चाहते हैं। कारण क्या है? यहाँ काम किया उन्होंने, वो लोग काम देख रहे हैं, वहाँ आटा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो पाकिस्तान के इधर साइड वाले में हाईवे बन गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, और मैं तो मानता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। देवेंद्र जी, हम ना आपका जब विकिपीडिया देख रहे थे तो एक लाइन हमें बहुत प्यारी लगी वहाँ पे स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ था, भारत का प्रत्याशी। कैसा सफर रहा वो भारत के प्रत्याशी का? आपको कैसा लगा उस समय, क्योंकि आपने भारत को प्रेजेंट किया है पूरे विश्व में? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2003 में मैं यूके इंग्लैंड में खेलने गया था। हाँ, कॉलेज स्टूडेंट था, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था वहाँ, और 15 अगस्त की बात है वो। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते ही मेरे को यूके से ऑफर मिला, इंग्लैंड से, कि आप हमारी तरफ से खेलें, हम आपको ग्रीन कार्ड देंगे। और वहाँ क्या होता है, आपका मेडल आए ना आए, ए श्रेणी में रख लिया तो आपको करोड़ों की स्कॉलरशिप मिलती है। मैंने सहजता से ठुकरा दिया। मैंने कहा देवेंद्र झाझड़िया बिकाऊ नहीं हो सकता। वो ऑफर ठुकरा दिया मैंने। क्यों? मैंने कहा मेरा राष्ट्र के लिए खेलूंगा मैं। आज मुझे प्राउड है कि मैंने संघर्ष किया, संघर्ष से इस देश के ढेरों मेडल जीते, और आज एक नए मुकाम की तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल। 7 करोड़ दिव्यांग देख रहे हैं, यूथ देख रहा है। एक स्टोरी बनेगी देवेंद्र झाझड़िया की कि ढानी से पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचे। सही कह रहे हैं आप देवेंद्र जी। भारत के प्रत्याशी से भाजपा के प्रत्याशी तक का सफर चुना है आपने, और भाजपा के प्रत्याशी, भारत के प्रत्याशी से भाजपा के प्रत्याशी बनने के पीछे जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका मोटिव क्या है? क्योंकि आपने कई बार, जैसे क्या होता है कि हम बचपन में ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे हाथ में पावर हो तो मैं ऐसा कर दूँ, मैं सिस्टम को चेंज कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। कभी आपने भी सोचा होगा कि मेरे पास में पावर हो सकता है उस वक्त भगवान ने आपकी वो बात को नोट कर लिया, आज आपको पावर मिलने वाली है। तो भाजपा के प्रत्याशी क्यों, भाजपा ही क्यों? मैं आपको बताऊं, मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। यहाँ एक बूथ अध्यक्ष है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दूसरे, मोदी जी के लीडरशिप में जो काम हुए हैं, खेलों में मैं विशेष तौर पे देखा है मैंने, कहाँ हम 40-50 मेडल एशियन गेम में जीतते थे, अब की बार 100 पार, हमने 100 पार किए। कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले उनकी तरफ से देश का बहुत मान सम्मान बढ़ा है दुनिया में। इन फैसलों से प्रभावित होकर के मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं मेरी ज़िंदगी में जो परेशानी झेली है, हाँ। मेरे पास ज़िंदगी में फेंकने के लिए भाला नहीं था, दौड़ने के लिए जूते नहीं थे, और ख़ास करके ऑफिसों में एक नाटक आता था ऑफिस, वैसे चक्कर काटे हैं मैंने। 7-7 घंटे मैंने बाहर बेंच पे बिताए एक फाइल के लिए। उस दिन मैं महसूस करता था कि काश आज एक अच्छा बंदा हो यहाँ काम करने वाला, तो ये मेरी फाइल निकल जाती, आज मेरे इतना टाइम खराब नहीं होता। कोई नहीं पूछता था। देवेंद्र झाझड़िया कहते थे क्या होता है ये पैरा गेम। तो
तो ये जो मैंने दौर देखा मेरी ज़िंदगी का, मैंने संघर्ष देखा, मैं चाहता हूँ एक युवा बच्चा है, खेलना चाहता है, उसके हाथ में भाला तो हो, वो दौड़ना चाहता है, उसके पैर में जूते तो। देवेंद्र झाझड़िया के पास तो शूज ही नहीं थी। आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। बहुत सही विचार हैं आपके देवेंद्र जी। आप सिर्फ चुरू ही नहीं बल्कि उन 7 करोड़ दिव्यांगों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की संसद में। वो 7 करोड़ दिव्यांग जब देवेंद्र झाझड़िया चुरू से जीत के संसद पहुंचेगा, उनका एक हौसला एक ऊंचाई पर होगा, एक आसमान पे होगा। एक टकटकी भरी निगाहों से वो आपको देख रहे हैं पूरे इस चुनाव को, कैसा होगा, क्या होगा। एक हो सकता है प्रे भी आपके लिए कर रहे हैं कि हाँ निकल के जाएं। क्या सोचा है आपने उनके लिए, उन 7 करोड़ लोगों के लिए क्या करेंगे स्पेशली? उनके लिए हमारे पास काफ़ी प्लान है, और प्लान बनानी नहीं पड़ती, क्योंकि ज़िंदगी में संघर्ष किया है तो प्लान अपने आप तैयार हुई है। एक व्हीलचेयर पर्सन है, उसको हम अच्छी व्हीलचेयर देंगे। मैं कई बार देखता हूँ, गांव में जाता हूँ, इतनी अच्छी व्हीलचेयर नहीं उन लोगों के पास। जैसे हाथ नहीं है उनके, तो हम आर्टिफिशियल हैंड उनके लिए लगवाएंगे। एक भारतीय ने बनाया आर्टिफिशियल हैंड, बहुत सस्ता बनाया, बहुत शानदार बनाया है। दूसरी, रोजगार का माध्यम उनके लिए, कैसे हम उनको डेवलप, जैसे लोकल वोकल हमारा है भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हम व्हीलचेयर उन्हीं से बनवाएं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आइडिया ही है। ये आइडिया इम्प्लीमेंट कब होंगे? देवेंद्र झाझड़िया इसलिए आया है इस क्षेत्र। बहुत सही। देवेंद्र जी, आज भारत के युवा वर्ग जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अभी जैसे मोदी जी चुरू आए थे, उनका भाषण हमने सुना, उन्होंने कहा कि मैंने देवेंद्र को टिकट इसलिए भी दिया है ताकि मैं भारत के हर उस खिलाड़ी का सम्मान कर सकूं जो आज भारत के गौरव के लिए लड़ रहा है। तो वो जो युवा, जिसने आपने कहा कि आज मेरे पास जूते नहीं थे, मेरे पास में भाला नहीं था, आज वो युवा जो स्पोर्ट्स में जाने से पहले 10 बार सोचता है, उस युवा की उम्मीद भी आप हैं। आप दिव्यांगों के साथ एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी युवा हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते, उनके भी एक प्रतिनिधि के रूप में चुनकर संसद जाएंगे। तो उनके लिए भी कोई विशेष ऐसा कुछ सोचा है आपने कि क्या वो क्या सोच सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, मैं आज सार्वजनिक तौर पे कहता हूँ, हाँ, खेलो इंडिया जो स्कीम है उसमें 1000 ग्राउंड बने हैं भारत में, ट्रेनिंग सेंटर बने अलग अलग। ये आइडिया मैंने ही दिया था। क्या बात है क्या बात है। समय समय पे मैं खेलों में हाँ। मेरे विचार रखता हूँ, हाँ। मैं मेरे से राय ली जाती है। हाँ, मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में खोलें, हाँ, तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर हैं इनसे बड़ा ज़बरदस्त आउटपुट मिला है। खेलो इंडिया स्कीम लेके आए, आज गरीब घर का, मजदूर का, किसान का बेटा जब खेलो इंडिया में सिलेक्शन होता है, 10,000 रुपये उसको पॉकेट मनी मिलती है। क्या बात है। और उससे आगे देखिए, आप यकीन नहीं करोगे, हाँ, वो बच्चा जब खेलने जाता है हाँ, तो पता है वो फ्लाइट में जाता है, क्या बात। और उसका पूरा खर्चा भारत सरकार देती है। बहुत बढ़िया। इसलिए हमारे रिजल्ट आ रहे हैं खेलों में। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस स्कीम है, वो ट्रेलर स्कीम थी, फिल्म अभी बाकी है, देखिए आगे आगे। हमारे एक मित्र हैं दीपक जी, दीपक हुड्डा, वो कबड्डी कप्तान जो रहे हैं, वो खेलो इंडिया को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ उनका। एक प्रश्न और मेरा है आपसे, आज हम चुरू में बैठे हैं, आज आप खेल जगत से राजनीति में आ गए हैं। भारत की राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है, विशेष तौर पे स्थानीय स्तर पे, स्थानीय चुनावों में, कि राजनेता बार बार नेता बनते हैं, बार बार संसद और विधानसभा तक का सफर तय करते हैं। गरीबी हटाओ का नारा देकर नेता बनने वाले लोग अपनी गरीबी मिटाकर चले जाते हैं, 10 साल, 5 साल, 15-15 साल सांसद विधायक रहकर, और वो वोटर जिसने एक आस्था और एक विश्वास के साथ उनको वोट दिया था, वो गरीब का गरीब रह जाता है। हो सकता है कि शायद आज इसीलिए नए चेहरों को राजनीति में लाने पर जोर दिया जा रहा है। आप
की तरफ भी आज चुरू का वोटर एक निगाह रख के बैठा है। वैसे हमारा प्रोग्राम एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप भारत के लोकतंत्र का हिस्सा हैं तो राजनीति के बारे में आपको खुलकर बोलना चाहिए। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, मौलिक दायित्व है। तो वो चुरू का व्यक्ति या वो राजस्थान का व्यक्ति या वो भारत का व्यक्ति जो भी आज आपको एक आस्था भरी निगाहों से, एक विश्वास भरी निगाहों से देख रहा है, वो क्या उम्मीद करेगा? मेरे से बहुत उम्मीदें कर रहे हैं वो लोग। विशेष तौर पे उम्मीदें जब बढ़ गई जब मैंने भाषण दिया था मोदी जी के सामने। हाँ। किसी एमपी कैंडिडेट का शायद पहली बार भाषण हुआ प्रधानमंत्री जी के सामने। हाँ। और मैंने स्पष्ट बातें रखी थी। हाँ। कि मेरे चुरू को हाँ। हर घर पानी चाहिए। हाँ। और हर खेत में पानी चाहिए, हर खूड में नहीं, खेत में, हर खेत में पानी चाहिए मुझे। फसल बीमा योजना पे पूरा बोला, खेल पे पूरा बोला, कनेक्टिविटी रेल पे, हाईवे पे, इन पे बोला मैं। वो मैं इसलिए बोल पाया, शायद मैं राजनेता होता तो मैं 3 बार सोचता कि मुझे ये बात रखनी है कि नहीं है। लेकिन मेरा मिशन ये था कि मेरे को तो काम करना है, मैं जनसेवक के तौर पे आ रहा हूँ, मेरे अंदर जो है वो बात रखूंगा। लोगों ने यहाँ चर्चाई हुई, बोले ऐसी बात रखती सीधी की सीधी। तो वो इसलिए रखी है मैंने, मेरा तो मिशन है ये। मैं मेरी ज़िंदगी में संघर्ष कर लिया, आने वाली पीढ़ी संघर्ष ना करे। वो देवेंद्र झाझड़िया जो प्लेटफार्म पे सो के ज़िंदगी बिताई है, वो देवेंद्र झाझड़िया जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो देवेंद्र झाझड़िया है जिसका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, वो देवेंद्र झाझड़िया है जो खेलों के अंदर भाला नहीं था। उन चीज़ों को जब देखते हैं लोग, तो मेरे से सच बताऊं, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मैं युवाओं के बीच में जाता हूं, दिन में बहुत युवाओं से मिलता हूं, बुजुर्गों से मिलता हूं। किसान कहते हैं बेटा पानी लेके आएगा तो तू ही लेके आएगा। तो उनको बहुत उम्मीदें हैं मेरे से। उन उम्मीदों में मुझे खरा उतरना है, मेरे को काम करना है। यहाँ चूरू में बहुत काम करने की जरूरत है। देवेंद्र जी, एक अंतिम सवाल के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। ऐसा कोई क्षण आपके जीवन का, क्योंकि युवा आपसे बहुत इंस्पायर होता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप आज राजनीति में, इसलिए भी क्योंकि आपने एक भारत में एक दिव्यांग होते हुए एक ओलंपिक्स में और पूरे विश्व में जो नाम कमाया है, उससे आप एक यूथ आइडल है। युवा आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। आपके जीवन का कोई ऐसा एक क्षण जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भावुक कर देने वाला क्षण रहा हो, जिसमें आपने मजबूती से सामना किया हो, वो एक हमारे ऑडियंस आपसे सुनना चाहते हैं। भावुकता का तो ऐसा है, देखिए ऐसे कई पल आए थे जिंदगी में, लेकिन वो एक ऐसा पल था 2004, मुझे याद है 2004 की बात थी। एथेंस पैरा ओलंपिक में जाना था मुझे, और उसमें मैं जब जा रहा था तो भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया एक भी। ओलंपिक जैसे इवेंट के लिए आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। किसान फैमिली से उस टाइम 1 लाख रुपए कहाँ से लेके आए 2004 में। मेरे को मम्मी पापा ने कुछ नहीं बताया। पापा ने कहा व्यवस्था मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। खेल के आ गया, मेडल ले लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आके एक दिन मुझे पता चला, कोई शादी थी हमारे, तो ऐसे मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा आपने वो गहने वगैरह नहीं पहने? तो मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। मैंने मोदी जी को ही बताया था, तो मम्मी ने फिर वो पूरा बताया कि वो तो बेच दिए थे। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा दुख सा है वो जिंदगी का आज भी। आज जो कहते हैं ना, हर एक मजबूत व्यक्ति का निर्माता उसकी माँ होती है। नरेंद्र मोदी की निर्माता उनकी माँ थी। बिल्कुल। वैसे आपकी निर्माता भी आपकी माँ थी। बहुत बढ़िया लगा हमें आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हमारे ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि जिस तरह देवेंद्र झाझड़िया ने अपनी दिव्यांगता, अपनी कमजोरी का सामना करते हुए पूरे विश्व में भाला फेंक कर भारत का नाम रोशन किया है, वैसे यहाँ भी वो झंडे गाड़ेंगे। और हम आपके शुभकामना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।